हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी का जो हमारा लेशन दिगंत भाग है। हिंदी का जो दिगंत भाग 1 है उनका एक शीर्षक है चलचित्र, जिनके राइटर कौन है हमारे सत्यजीत राय। याद रखिएगा उनके लेखक कौन है, सत्यजीत राय। चलचित्र क्या है समझ लीजिए। चलचित्र का मतलब कल हमने पढ़ा था, यानी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था बेजोर गायिका लता मंगेशकर। उनमें आपने पढ़ा था गीत के बारे में जिनका नाम था चित्रपट गीत। नहीं पढ़े थे। चित्रपट गीत का मतलब क्या था कि फिल्मों में जो गीतें चलाई जाती है उसी गीत को हम लोग पढ़े थे चित्रपट गीत। ठीक उसी तरह से आज फिल्म कैसे बनाई जाती है, फिल्म बनाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, इन सारे चीजों को इनमें बताया गया। और सत्यजीत राय जो है ना, वो एक बहुत ही अच्छे निर्देशक निर्माता थे, यानी फिल्मों के निर्माण करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। अर्थात इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ये केवल निर्देशक ही नहीं थे, एक संगीतकार भी थे, एक चित्रकार भी थे, फोटोग्राफर भी थे, यानी सब बहुत सारे इनके गुण थे। और इन्होंने कई उपाधियां सम्मान भी पाई थी। इन्होंने कई कहानियां भी लिखी है, बंगला में भी लिखी है और हिंदी में भी लिखी है। ठीक है, इनको बहुत सारा सम्मान यानी भारत रत्न की भी उपाधि मिली है। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा ऑस्कर पुरस्कार है वो भी इनको मिला है, यानी सत्यजीत राय का। चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारे एग्जाम में ना कुछ प्रश्न लेखक से पूछा जाता है, इसलिए हम लोग चलेंगे आज पहले लेखक परिचय देख लेते हैं। लेखक परिचय देखने के बाद फिर आगे हम लोग चलेंगे चैप्टर की तरफ। लेखक परिचय में देखिए, लेखक का जन्म यानी लेखक परिचय, इनका जन्म बंगाल के कला प्रेमी यानी बंगाल में हुआ था इनका जन्म। एक कला प्रेमी और विद्यावास वैष्णी परिवार में हुआ था। माने इनका जन्म कहाँ हुआ था, बंगाल के कला प्रेमी परिवार, माने वहाँ के एक परिवार हैं जो काफी संगीत में, समझिए तो शिक्षण कला में, इन सब में बहुत विद्वान, ऐसे परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पितामह यानी इनके दादाजी उपेंद्र किशोर राय, याद रखिएगा उनके दादाजी का क्या नाम था, उपेंद्र किशोर राय, भी एक वैज्ञानिक थे, संगीतकार, चित्रकार, लेखक और प्रकाशक, ये सब थे। इनके दादाजी की बात कर रहे हैं तो इनके दादाजी क्या थे, वैज्ञानिक थे, चित्रकार थे, निर्देशक थे, सब कुछ थे। इनके पिताजी सुकुमार, याद रखेंगे सुकुमार है, सुकुमार राय लेखक थे। इनके पिताजी लेखक थे और इनकी माँ संगीतकार थी। अब तो समझ रहे हैं कि इनके दादा वैज्ञानिक, संगीतकार, लेखक सब कुछ थे, इनके पिताजी भी, इनके माँ भी। तो इनका मतलब समझिए कि पूरा परिवार जो है क्या था, अच्छे विद्यावासिनी थी। यानी कि कहने का अर्थ है कि पूरे परिवार में माँ सरस्वती विद्यावान थी, यानी कि माँ सरस्वती उनके घर में निवास करती थी। ऐसे घर में इनका जन्म हुआ, किनका, सत्यजीत राय का। इनका जन्म हुआ है कब, तो 1921 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई, 1992। याद रखेंगे इनका जन्म 1921, निधन 1992। जन्म कहाँ हुआ था, एक नंबर है, 1 नंबर है, गरपार रोड, दक्षिणी कोलकाता, पश्चिम बंगाल। यानी कि राज्य है पश्चिम बंगाल, एक जगह है उनका दक्षिणी कोलकाता, और उस जगह पर एक रोड है जिनका नाम है गरपार रोड। नंबर कितना, 1 नंबर रोड पर, रोड का जो संख्या होती है नंबर, उस नंबर पर। अब रोड पर नहीं, वहां पर एक गली में घर है, उस घर में इनका जन्म हुआ है। इनके माता का नाम था सुप्रभा राय, जो एक अच्छी संगीतकार हैं, गाना गाती है। और इनके पिता का नाम है सुकुमार राय, जो एक अच्छे लेखक हैं, खूब लेखनी का काम वो करते हैं। ठीक है, इनका बचपन, यानी कि ये बचपन में कहाँ थे, तो अपने नाना गांव रहते थे भवानीपुर में। ये बचपन में वहीं रहते थे और वहीं उनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू होती है। जैसे हम लोग स्कूल की शिक्षा नहीं पढ़ते हैं, प्रारंभिक शिक्षा, तब प्रारंभिक शिक्षा ये नानी गांव में रहते थे और वहीं से उनकी शिक्षा प्राप्त होती है। यानी कहने का अर्थ है 8वीं तक की पढ़ाई ये कहाँ से करते हैं, अपने नानी गांव भवानीपुर से रह करके करते हैं। इसके बाद जब आगे आते हैं, यानी कि जब ऊंचे पढ़ाई के लिए आते हैं, तो 1936 में बाजीगंज सरकारी हाई स्कूल से ये मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। 1936 में, याद रखिएगा परीक्षा कब है, 1936, बाजीगंज सरकारी हाई स्कूल, यानी कहने का अर्थ है कि प्राइवेट स्कूल से नहीं पढ़े थे, सरकारी स्कूल से ही इन्होंने मैट्रिक की शिक्षा पाई है। इसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से स्नातक किए हैं। स्नातक का मतलब हुआ बीए, अंतर स्नातक का मतलब हो गया इंटर, स्नातक का मतलब क्या हो गया कि बीए की पढ़ाई कहाँ से की है, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से की है। और वहां से वे चले गए शांति निकेतन। शांति निकेतन के बारे में आप जानते हो कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर कहिए या रविंद्रनाथ ठाकुर कहिए, उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी।
ठीक, कलकत्ता के ही थे, पश्चिम बंगाल के थे, बड़े धनाढ़ परिवार के थे और जिन्हें हम राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। किनको? रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने ही शांति निकेतन की स्थापना की थी। आज वही शांति निकेतन समझिए तो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। उस समय एक छोटी सी स्कूल थी, झोपड़ी में खोला गया था, जब खोले थे कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, तो शांति निकेतन चले जाते हैं और वहां पर जब रहते हैं और वहीं पर जब कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ाई लिखाई वहीं पर, तो वहीं पर उनको ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रति ना अभिरुचि जगी। जब वो रहते थे ना कहाँ? कलकत्ता में, ये शांति निकेतन में। कौन? सत्यजीत राय जी। जब वहां पढ़ रहे थे, रह रहे थे, तो वहीं पर रहते रहते ना उनको ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रति ना काफी अभिरुचि जगी और उसके बाद वे कलकत्ता से वापस चले आए। मैंने फिर वापस शांति निकेतन से कहाँ चले आए? वापस आ गए कोलकाता और कोलकाता में रह करके ब्रिटिश सरकार की नौकरी, क्योंकि जीविका तो चाहिए ना, कुछ काम तो चाहिए ना, तो काम कर लिए कहाँ? ब्रिटिश एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक कंपनी थी, अंग्रेजी कंपनी, अंग्रेज सरकार का उस समय हमारे देश में अंग्रेजी शासन थी, तो अंग्रेजी शासन में क्योंकि 1936 की कहानी है, तो 1936 38 40 जो भी होगा उस समकक्ष में वो क्या करते हैं? कलकत्ता में ब्रिटिश एडवर्टाइजिंग एजेंसी कंपनी थी, उनमें विजुलाइजर का काम वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी अपनी जीविकोपार्जन के लिए क्या करते हैं? विजुलाइजर का काम शुरू करते हैं। और वहीं जब काम कर ही रहे थे कलकत्ता में, तो वहां पर उन्हें एक मुलाकात होती है फ्रांसीसी फिल्मकार। याद रखिएगा, जब कलकत्ता में काम कर रहे थे, वही ब्रिटिश कंपनी में जब विजुलाइजर का काम कर रहे थे, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का जुड़ाव होता है, आना जाना होता है। वहीं एक फ्रांसीसी फिल्मकार, जो प्रसिद्ध फिल्मकार थे, बहुत सुंदर फिल्मकार, जो जिनका नाम था रेनुआ। जो रेनुआ कहाँ के थे? फ्रांस के रहने वाले थे। वो क्या थे? फिल्मकार थे, फिल्म बनाते थे। उन्होंने इनकी गुण को देखा, इनके डिजाइनिंग को देखा, तो बड़े प्रभावित हुए और प्रभावित होने के बाद इनको सलाह दिया कि तुम फिल्म क्यों नहीं बनाते हो? इनको कहा, कौन? जो रेनुआ, उनको कहा कि तुम फिल्म क्यों नहीं बनाते हो? जब इतनी अच्छी कलाकारी करते हो, इतनी जानकारी तुम्हारे पास है, तो क्यों नहीं बनाते? मैंने प्रेरणा, प्रेरणा समझिए, उनकी बात सुनने के बाद ना इनके मन में जागृत हुई, तो भाई क्यों नहीं मैं फिल्म बनाऊं, फिल्म क्यों ना बनाऊं? तो फिल्म बनाने के लिए इन्हीं से, जो रेनुआ के साथ मिल गए और मिल करके उन्होंने फिल्म बनाने का काम शुरू किया। अब देखिए, उनकी रुचि फिल्म में था, माने वो किस किस विभाग में अच्छे कलाकार थे, अच्छे जानकार थे, याद रखेंगे। तो फिल्म निर्माण और निर्देशन का काम करते थे, फोटोग्राफी, संगीत, चित्रकला, बच्चों के लिए मनोरंजन की कलाएं, इन सब की चीज में काफी उनकी रुचि। लेखने का भी काम करते, लेखक भी थे ये, माने खुद लिखते भी थे और खुद फोटोग्राफर भी करते थे, बहुत अच्छा सा। ठीक है, यानी इनके अभिरुचि इन सारे कामों में थी। अब देखिए, जब ये अच्छे काम करते थे, फिल्म भी इन्होंने कई अच्छी बनाई है, तो उनको बहुत सारा सम्मान मिला है। याद रखिएगा, जो कोई भी फिल्म बनती है ना, चाहे अपने देश में हो या विदेश के किसी देशों में हो, जो अच्छी फिल्म बनती है और विश्व के देशों में एक पुरस्कार होता है जिसका नाम है ऑस्कर पुरस्कार। जब फिल्म अच्छी हिट होती है तो उस फिल्म को मिलता है ऑस्कर पुरस्कार, याद रखेंगे। तो हमारे सत्यजीत राय को एक श्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, ऑस्कर सम्मान, याद रखेंगे। विश्व फिल्म निर्माण का सर्वश्रेष्ठ सम्मान, विश्व फिल्म निर्माण का सर्वश्रेष्ठ सम्मान, ऑस्कर सम्मान उनको मिला है। हमारे भारत के थे, कौन? सत्यजीत राय, उनको ये सम्मान मिला है। ये बहुत बड़ी गौरव की बात हुई कि कोई भारत का आदमी को विश्व का एक श्रेष्ठ उपहार मिला हो, ये बहुत अच्छी बात। इतना ही नहीं, साहित्य और चित्रकला के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा इनका योगदान था, तो इसलिए उनको भारत रत्न भी मिला है, यानी भारत का सबसे बड़ा सम्मान। देखिए, एक तो विश्व का बहुत बड़ा सम्मान मिला उनको, किसके लिए? फिल्म बनाने के लिए, फिल्म जो अच्छी बनाए, जिसके कारण इनको क्या मिला? ऑस्कर पुरस्कार। और साहित्य और चित्रकला अच्छी करते थे, इसलिए उनको भारत रत्न की उपाधि मिली, जो भारत का सबसे बड़ा उपहार है। इसके अलावा उन्हें कई बंगाल, क्योंकि बंगला में वो रहते थे, बंगाल में रहते थे, बंगला में कई फिल्म बनाए हैं, बंगला में कई कहानियां लिखी हैं, इसलिए उन्हें कई बंगला राष्ट्र पुरस्कार मिले। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और सारे सम्मान मिले हैं, जैसे पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ये सब हमारे पाठ्य पुस्तक में मेंशन नहीं है, लेकिन उनको बहुत सारा सम्मान मिला है। ठीक है, याद रखेंगे। तो दो गो तो याद रखिएगा, ऑस्कर सम्मान और भारत रत्न उनको मिला है। ऑस्कर सम्मान किसके लिए? तो फिल्म बनाने के लिए, दुनिया का सबसे बड़ा, यानी कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनाने के लिए। और भारत रत्न किसके लिए? तो साहित्य और चित्रकला के लिए। चलते हैं उनकी प्रमुख कृतियां, देखिए उन्होंने क्या क्या लिखी है, सो देखते हैं। सबसे पहले बंगाल की फिल्म है पथेर पंचाली। देखिए, बहुत बड़ी इनकी अच्छी, सबसे अच्छी कहानी आपसे परीक्षा में पूछेगा कि पथेर पंचाली किसकी रचना है, तो याद रखिएगा सत्यजीत राय। बट इन्हीं के लिए ये पथेर पंचाली जो उन्होंने बनाया, इन्हीं के लिए उनको मिला था सर्वश्रेष्ठ सम्मान, ऑस्कर पुरस्कार। बहुत सुंदर, यानी कहानी जो है ना, बहुत ही सुंदर कहानी, बहुत ही अच्छी रचना है, इसीलिए। इसके अलावा अप्रजातित्व जलसाघर, अप्रजातित्व जलसाघर है, यहाँ पर अलग अलग है, ये कॉमन नहीं आया है। अप्रजातित्व, दूसरा है जलसाघर, अपूर्व संसार, कंचनजंगा, महानगर, चारुलता, नायक,
ठीक है ना, श्रेष्ठ नायक, इन सारे कई प्रकार के इन्होंने बंगला में क्या बनाया है, कहानियां लिखी हैं और इन पर कई फिल्में भी बनाई हैं उन्होंने। इतना ही नहीं, हिंदी फिल्में उन्होंने मात्र 2 बनाया है, याद रखिएगा। हिंदी फिल्म कितनी है उनकी, 2 है। कौन कौन, तो शतरंज का खिलाड़ी और सदृत। ठीक है, आपसे पूछेगा शतरंज का खिलाड़ी हिंदी फिल्म किनकी है, सत्यजीत राय। किनकी रचना है, सत्यजीत राय। और पथेर पंचाली वाला पूछता है, याद रखिएगा सबसे ज्यादा, पथेर पंचाली किनकी रचना है, सत्यजीत राय की। और वो फिल्म भी है, कहानी भी और फिल्म भी है। चलिए चलते हैं साहित्य। उनकी कुछ साहित्य में कारनामे हैं, मैंने उन्होंने साहित्य जो लिखी है, कहानियां जो लिखी है, उनमें है शंकु के कारनामे, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, कुछ कहानियां, चलचित्र, कल और आज, ये बहुत सारी है। उन्होंने कई कहानियां भी लिखी हैं, साहित्य जो है उन्होंने लिखा है। याद रखेंगे इन्हें फिल्म का मानव जाति के लिए हर्ष और विषाद, वो कहते हैं कि फिल्म जो होती है ना, वो मानव जाति का क्या लाती है, हर्ष, विषाद, रिश्ते, मनोवेग, संघर्ष आदि के बारे में बतलाती है। यानी फिल्म देखने से लोगों के मन में हर्ष आता है, खुशियां, विषाद, दुख आता है, रिश्ते, नाते, मनोवेग इत्यादि कई तरह के वेग उत्पन्न करते हैं। चलिए, ये सब तो हम उन लेखक की बात पढ़ रहे थे। अब लेखक के देखिए, लेखक के मन में प्रेरणा कैसे जगती है, तो हमने बता ही दिया कि जब वो कलकत्ता में थे और एक फ्रांसीसी फिल्मकार जिनका नाम था जो रेनुआ, उन्होंने उन्हें कहा बनाने के लिए, तो उन्होंने प्रेरणा उनके मन में जागृत हुई। तब वो क्या करते हैं, एक बार विदेश यात्रा करते हैं, और विदेश यात्रा करते हैं ना, क्योंकि भारत में उस समय अच्छी फिल्म व्यवस्था नहीं थी, तो ये विदेश यात्रा करते हैं। और विदेश यात्रा करते हैं ऐसे समय में वो कई फिल्मों को देखते हैं विदेश में इंग्लैंड जाते हैं, इटली जाते हैं, कई जगह जाते हैं, और उन जगह जाकर के कई फिल्मों को वो देखते हैं। विदेशी फिल्मों को देखने से क्या होता है कि वो रुचि जागृत होती है कि कैसे वो उसको, मतलब उनके कैसे सेटिंग किया जाए, कैसे इसका व्यवस्था किया जाए, इन सारी चीज़ों को देखिए। वहाँ पर एक फिल्म देख रहे थे जिनका नाम था, इटली का एक फिल्म था, याद रखिएगा, वितोरिका डिसिका। इटली की एक फिल्म थी, जब वो देख रहे थे, जिनका क्या नाम था, वितोरिका डिसिका। इस फिल्म को जब उन्होंने देखा तो इनके मन में भावना जगी कि मैं भी फिल्म बना सकता हूं और हमें भी फिल्म बनानी चाहिए। तो उनके मन में उसी समय से, फिल्म जब देख रहे थे तभी मन में भावना हुई, और उसके बाद वो आए और पथेर पंचाली एक कहानी लिखी और उस कहानी के आधार पर फिल्म बनाना शुरू किया। बनाने के लिए काफ़ी कठिनाइयाँ थी, गरीबता थी, क्योंकि उस समय हमारे देश में ना कोई सुंदर व्यवस्था थी और ना ही कोई ज़्यादा पैसा थी इनके पास। तो इन्होंने बनाने का काम तो शुरू कर दिया, ठेका ले लिया कि भाई चलो बनाते हैं। और बनाने के लिए जब भिड़े ना, तो पैसा की काफ़ी कमी हुई। ऐसे बंगाल की सरकार, यानी पश्चिम बंगाल की जो सरकारें थी, इनको कुछ मदद की थी, लेकिन फिर भी पूरा मदद नहीं कर पाई। किसी तरह से कठिनाइयों में, अभाव में, इनका जो है ना फिल्म 3 वर्षों में पूरा हुआ, पथेर पंचाली। ठीक है, आज हम जो चलचित्र पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ेंगे, वो उन्हीं का है, याद रखेंगे, उन्हीं का 3 वर्षों में पूरा हुआ है। और कहानी में क्या क्या होता है, कैसे कैसे फिल्म बनी है, इसी आधार पर आज जो हम लोग पढ़ेंगे चलचित्र, याद रखिएगा, एक रेखा चित्र है। ये कहानी की कौन सी विधा है, रेखा चित्र। आपसे पूछता है ना कभी कभी कि बताइए चलचित्र कहानी की कौन सी विधा है, कहानी है, निबंध है, रिपोर्टाज है, नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, इसको रेखा चित्र। ठीक है, चलचित्र कौन सा है, रेखा चित्र, याद रहेगा इतना। चलते हैं, तो आशा करते हैं हमारे वीडियो से आपको क्या मिली होगी, लेखक के बारे में अच्छी जानकारियां मिल सकी होगी। अब एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आएंगे तो दे सकते हैं आप, ऐसा नहीं। अब चलते हैं हम लोग कहानी की तरफ। कहानी क्या होता है, कहानी तो किताब कहीं और से शुरू किया है, हम अपने तरीके से उसको शुरू करते हैं। देखिए, कहानी में एक व्यक्ति है जिनका नाम है हरिहर, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हरिहर। ये कहानी किसकी है, पथेर पंचाली की है। पथेर पंचाली जो है, जो सत्यजीत राय की सबसे प्रमुख बंगाल की रचना है, उन्हीं बंगाली कहानी, एक गांव की कहानी, एक गांव परिवेश की कहानी है। हरिहर क्या करते हैं, स्टेशन से उतरते हैं और लंबी लंबी पेग मारते हुए, पेग का मतलब होता है कदम बढ़ाते हुए, और अपनी घर की ओर जा रहे हैं। लंबी लंबी पेग मारते हुए कहाँ जा रहे हैं, घर की ओर जा रहे हैं। और घर जाते हैं और घर के दरवाजे पर जैसे ही अपनी पांव रखते हैं तो उन्हें घर दिखाई पड़ती है कि घर पर कुछ बांस की ना, पास पड़ोस का जो बांस है, वो बांस का कुछ मुंडेर जो है, मुंडेर समझते हैं ना, जिसको छिपाठी अपने गांव में कह सकते हैं, नहीं, वो बढ़ गया है किस पर, घर पर आ गई है, घर पर आ गई है। और वो घर के गांव के, मतलब वहाँ के जो उनके परिवार के जो लोग हैं, शायद उसको नहीं कटवाए हैं, अभी भी छप्पर पर वो पड़ा हुआ है, बांस की जो छिपाटी है, मुडेर उसको कह सकते हैं, मुडेर पर आ गई है। तो अब दरवाजे पर से आते ही बड़बड़ाते हैं, कहते हैं कि देखिए चाचा जी, अभी तक इसको कटवाए नहीं है बांस को, कि सब मुडेर पर आ गया है, यानी छप्पर पर सब उसका बांस फैल गया है, नहीं। ऐसा कहते हुए अपनी कदम जो है आंगन में रखते हैं और अपनी पत्नी को बुलाते हैं। उनकी पत्नी का नाम है सरवजिया। क्या नाम है, सरवजिया, सरबजिया।
ठीक है ना। सरवजिया सरवजिया करके वो बुलाते हैं, कहीं कोई आवाजें नहीं आती है। उनको लगता है कि घर में कोई नहीं है, फिर भी ये आंगन में जाते हैं। इनके हाथ में एक बैग है और पीठ पर एक बैग है। कहीं से आए हैं, बाहर से आए हैं और आकर के और मतलब चिल्लाते हैं, या बाहर रहते होंगे। कहानी में ये पूरा स्पष्ट नहीं किया गया है कि कहाँ रहते हैं, लेकिन ये आते हैं और अपना बैग रख देते हैं और जोर से आवाज लगाते हैं, सरवजिया सरवजिया। फिर ये क्या करते हैं, पास में ही जाते हैं, मतलब आंगन में, समझिए आंगन से आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक गाय जो है ना वो पागुर कर रही है। पागुर कर रही है कि मतलब समझ रहे हैं ना, कि गाय पधा रही है ना। अपने बिहार से हैं तो बिहार के लोग, या पशु जब खाना खा लेता है ना तो वह चबाता है बाद में बैठ करके, तो गाय पागुर कर रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये दृश्य से ये पता चल रहा है कि ये दृश्य कहाँ की है, एक गांव की है। नहीं, पता चल रहा है ना कि कहाँ की दृश्य है, गांव की है। गांव में ही छप्पर पर बांस आ गया होगा और पशु नहीं, वहां पर जो है ना वह दर्शाया जाता है। सरवजिया वहां आती है, उनके मन में कोई ज्यादा खुशी नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं है। हरिहर को देख करके थोड़ा सा मनोभाव, थोड़ा सा दुख है। आकर के बैठती है और उन्हें पानी ला करके, पानी समझ रहे हैं ना, पाँव और धोने के लिए ला करके देती है। फिर एक बार जाती है कहाँ, फिर वापस घर में जाती है, कमरे में अंगोछा ला करके देती है। फिर जाती है खड़ाव ला कर देती है। खड़ाव समझ रहे हैं ना, माने चप्पल जिसको कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि पहले के लोग चप्पल नहीं पहनते थे, खड़ाव पहनते, लकड़ी का होता था। खड़ाव खड़ाव ला करके देती है। बारी बारी से एक एक चीज ला करके देती है। देखिए दृश्य को वहां पर फिल्म के लिए दर्शाया गया है। ये ऐसा क्यों होता है वो हम आगे समझेंगे, क्योंकि बार बार वो क्यों जाती है। और फिर आकर के और बैठ जाती है चुपचाप, और हरिहर से कोई बातें नहीं करती है। तो हरिहर ही पूछते हैं, हरिहर यानी उनका पति, सरवजिया का पति जो है ना, वो पूछते हैं कि दुर्गा और अप्पू दिखाई नहीं देते हैं, वो कहीं गए हैं क्या। दुर्गा और अप्पू कौन है, तो उनके दुर्गा का, हरिहर की बेटी का नाम है दुर्गा, और अप्पू उनके बेटा का नाम है। छोटा छोटा है, क्योंकि ये आए हैं तो आशा है, उनको लगता है कि हो सकता है कि बच्चे दौड़ कर आएंगे। नहीं, पिताजी जब बाहर से आए हैं तो उनकी अपनी इच्छा होती कि कुछ पिताजी खाने उन्हें के लाए होंगे, कुछ नए कपड़े, नए खिलौने हमारे लिए लाए होंगे। नहीं, ये देखिए आया है हरिहर, तो वो सोच रहा है कि जब हम जाएंगे हमारी आवाज सुनेगा, हमारा बच्चा हमारे पास दौड़ करके आएगा। आप लोग भी आशा लगाए रखते होंगे कि पिताजी आएंगे तो कुछ ना कुछ लाएंगे, है कि नहीं। एक हमारे बच्चे का मतलब कोचिंग में है, वो साइकिल के एक नया आने वाला था, तो उसका मन पहले से खुश था कि बार साइकिल आने वाला, जाएंगे हमको साइकिल मिल जाएगा। देखिए कितनी खुशी, यही है खुशी। तो कहने का अर्थ है कि वो हरिहर जो है वो क्या करते हैं, दुर्गा और अप्पू के बारे में पूछते हैं सरवजिया से कि बताइए कि कहाँ है दुर्गा और अप्पू, कहीं गए हैं क्या। तो दुर्गा मायूस, सॉरी, ये सरवजिया क्या हो जाती है, मायूस हो जाती है, और वह कुछ जवाब नहीं देती है, चुप रहती है। और लगता है उनको आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो सरवजिया क्या होती है कि मायूस हो जाती है, वह मतलब उनके पास ना रोनी सूरत, समझिए एक तरह से रोनी सूरत बना करके वो दिखते हैं। बार बार जब हरिहर पूछता है कि बताती क्यों नहीं हो, कहाँ गया है बच्चा लोग, तो तब सरवजिया जो है ना वह रोने लगती है, और रो करके एकदम मायूस होकर के, समझिए, और मायूस होकर के कहती है कि हमारे पास अब दुर्गा नहीं रही। दुर्गा जो है अब हमारे पास नहीं रही, यानी कि वह क्या हो चुकी है, मर चुकी है। मरी क्यों है ये बताती नहीं है, लेकिन वह कह रही है कि हमारे बीच अब नहीं है। अब इस पर वहां पर वो फूट फूट करके रोने लगती है सरवजिया। सरवजिया वहां पर फूट फूट कर रोने लगती है। अब यहाँ पर अप्पू है नहीं, अप्पू भी कहीं गया हुआ है लेकिन अप्पू है नहीं। हरिहर जो सामान लाए हैं बच्चों के लिए, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा माहौल शांत होता है और कुछ वो सामान निकाल करके दिखाने लगते हैं। लेकिन दुर्गा के लिए जो साड़ी लाई गई थी, उनके लिए जो कपड़े लाए गए थे, वह हरिहर नहीं दिखाते हैं, वो बाद में निकालते हैं। क्योंकि जब देखेंगे ना कौन, सरवजिया, तो और रोएगी नहीं, क्योंकि आप जो कपड़े ले गए थे, कपड़े ले जाने के बाद जिसके नाम से ले गए अगर वो नहीं हो तो वो कपड़ा देखते ही उसकी यादें क्या हो जाती है, और ताजी हो जाएगी। नहीं, इसलिए वहां पर नहीं दिखाया जाता है। और एक पड़ोसन है जिसका नाम है बिन्नी, याद रखेंगे कहानी में कौन है, एक पड़ोसन है, लड़की ही है बिन्नी। वह सरवजिया के यहाँ जाती है कुछ सामान लेकर के रखने के लिए, देने के लिए, क्योंकि बिन्नी की माँ बोली थी उसको देने के लिए, तो वह जाती है देने के लिए। तो बिन्नी तो उदास है, क्योंकि उसकी क्या हो गई है, माँ की मृत्यु हो गई, सॉरी, उसकी बेटी दुर्गा की मृत्यु हो गई है, जिसके लिए वह जो है उदास है। कौन, बिन्नी, ये सॉरी सरवजिया। सरवजिया बिन्नी को कुछ नहीं बोलती है। बिन्नी दो चार बार पूछती है कि ये सामान लाए हैं कहाँ रख दें, लेकिन सरवजिया जब नहीं बोलती है तो बिन्नी कहती है हम यहीं रख देते हैं, हमारी माँ ने भेजी है इसीलिए हम यहीं रख करके हम जा रहे हैं, और वह वहीं रख करके चली जा जाती है। और सरवजिया एक को बार कुछ बोलती उलती नहीं है। देखिए ये कहानी थी वहां पर।
अब इसी को फिल्म में दर्शाया गया है। इसी को किस में दर्शाया गया है? फिल्म में। ये छोटी सी एक संकेत हम बताए हैं। अब फिल्म कैसे बनता है सो देखिए। लेखक साहब कहते हैं कि फिल्म बनाने के लिए ना बड़ी ऐसे सामान्यतः फिल्म बनती नहीं है, बनाने के लिए बड़ी परिश्रम करना पड़ता है, बड़ा मेहनत करना पड़ता है। और कैसे मेहनत करना पड़ता है सो देखिए। सबसे पहले तो एक कहानी लिखी जाती है, वैसी कहानियां जो लोगों को पसंद आए। ठीक है, फिल्म बनाने के लिए क्या लिखा जाता है? पहले कहानियां। और वो कहानी में कौन सा जगह पर कौन सा सेटिंग होगा, माने उसको दर्शाया जाता है। और सेटिंग यानी कहने का अर्थ है कि शूटिंग किया जाएगा कि कहां पर कौन सा दृश्य शूट किया जाए। ठीक, और छोटे छोटे दृश्य शूट किए जाते हैं और इन शूट किए गए दृश्य को फिर जोड़ा जाता है और इन शूट करने के लिए लोगों को चुना जाता है कि कौन उपयुक्त होगा। जैसे देखिए, पहले कहानी लिखा गया, जैसे पथेर पंचाली कहानी लिखी गई। अब इस कहानी के लिए हरिहर कौन सा आएंगे, किसको हरिहर व्यक्ति चुना जाए। फिर सरवजिया कैसी लड़की होगी, उसके लिए दुर्गा का किस तरह का बच्चा का चुना जाए, कितनी उम्र का होगा, अप्पू किस तरह का होगा, विन्नी कैसी होगी, ये सब पात्र चुना जाएगा कि इस अभिनय को करने के लिए वो व्यक्ति सही है कि नहीं है। फिर पात्र चुना गया, फिर उस जगह चुना जाता है कि कहां पर यह दृश्य दिखाया जाए। गांव की कहानी है तो गांव में शूटिंग किया जाएगा, पहाड़ का दृश्य है तो पहाड़ पर शूटिंग किया जाएगा, शहर का दृश्य है, सड़कों का दृश्य है तो सड़क पर शूटिंग किया जाएगा। तो हर जगह शूटिंग किया जाता है। ये करते हैं कौन? कौन बता रहे हैं? ये सत्यजीत राय। और कहते हैं कि अगर आप सेटिंग कर लिए, हो गया, तब जाइए शूटिंग कीजिए। शूटिंग कर लिए, शूटिंग करके, क्योंकि एक बार पूरा शूटिंग नहीं होता है फिल्म, छोटे छोटे शॉट्स लिए जाते हैं। इन शॉट्स को फिर क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। जोड़ने का काम जो संपादक होते हैं, एडिटर होते हैं, वो करते हैं। ठीक है, तब जोड़ करके जब जोड़ते हैं तो उनमें जो खराब दृश्य होता है, जो अच्छी दृश्य नहीं होती है, जो पसंद नहीं होती है, उसको कैंची से काट करके हटा दिया जाता है। जैसे आप देखे होंगे मोबाइल में लोग एडिट करता है, नहीं करता है, वो कैंची से काट कर हटा दिया जाता है और जो अच्छी दृश्य है उसको मिला दिया जाता है। लेकिन एडिटिंग करते समय इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अगला दृश्य और पीछे वाले दृश्य के बीच में अंतर न आवे। ऐसा नहीं चलेगा कि यहाँ पर से दृश्य को काट दिया गया है, नहीं, इसलिए ऐसे मिला करके एडिटिंग किया जाता है। चलिए, एडिटिंग हो गई। इसके बाद सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम है उसमें आवाज लगाना। आवाज लगाना, अगर मान लीजिए अगर आवाज नहीं हो दृश्य में तो फिर फिल्म देखने में आनंद नहीं आएगी। माने आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या वह कह रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर आवाज हो और दृश्य नहीं हो तो भी आप नहीं समझ पाएंगे। यानी दोनों चीज होना चाहिए, दृश्य भी होनी चाहिए और साथ साथ आवाज ही होनी चाहिए। तो क्योंकि वहां होता है कि कौन सी, पहले तो दृश्य शूटिंग होती है और आवाज बाद में उसमें जोड़ा जाता है। आवाज उसको बाद में जोड़ा जाता है, यानी उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? बैक म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक उसको कह सकते हैं आप, बैकग्राउंड म्यूजिक। जैसे फिल्म में देखे होंगे जब मार होती है तो वहां पर एक दूसरा बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, जब संगीत चलती है तो बैकग्राउंड दूसरी म्यूजिक चलती है। नहीं, इसी तरह से कोई ऐसा मतलब भावात्मक दृश्य दिखाया जाता है तो वहां पर एक अलग सी बैकग्राउंड म्यूजिक लगाई जाती है। नहीं, हर एक दृश्य पर अलग अलग प्रकार के बैकग्राउंड म्यूजिक लगाई जाती है। म्यूजिक लगा करके तब उनको फिल्म को एक साथ जोड़ करके एक फिल्म तैयार किया जाता है। लेखक साहब कहते हैं कि ये तब संभव हुई जब कैमरा का आविष्कार हुआ। तब अगर कैमरा का आविष्कार नहीं होता तो शायद हम लोग फिल्म बनाना नहीं जानते। इतनी अच्छी फिल्म जो हम लोग बना पाते हैं, इतनी अच्छी कहानियां हम लोग जो लिख पाते हैं और उसको सेटिंग कर पाते हैं, ये सब किसके कारण हुआ है? कैमरा के कारण। कैमरा ही नहीं, साथ ही साथ लाउड स्पीकर यानी ध्वनि विस्तारक यंत्र जिसको कह सकते हैं। जब तक ये बॉक्स नहीं आता, ये यंत्र नहीं आता ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाली यंत्र, तब तक कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक हो सकता है? नहीं, तो इसीलिए इन सब का होना, यानी कहने का अर्थ एक अच्छी फिल्म के निर्माण के लिए क्या जरूरी है? कैमरा होना जरूरी है अच्छी किस्म का, और साथ ही साथ क्या होना जरूरी है? लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर यानी कि ध्वनि विस्तारक यंत्र, तब जाकर के आप कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, जो उनको बनाने वाले लोग हैं उनकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए एडिटिंग की। एडिटिंग की अच्छी जानकारी। आप दृश्य ले लिए कहीं से, मान लीजिए कोई दृश्य को आप अपना लेते हैं और एडिटिंग ही करनी नहीं आवे तो फिर आपका फिल्म अच्छा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात फिल्म में ये दर्शाया जाता है, फिल्म तब शूट अच्छा होता है कि अब आगे का दृश्य क्या होगा ये जानने के लिए लोग ललायत रहते हैं। कहानी भी वो अच्छी होती है जिसमें अगला दृश्य क्या है, कैसी घटना घटी, इसको जानने के प्रति लोगों की जब जिज्ञासा होती है तब जाकर के वो फिल्म जैसी शूटिंग अच्छा होता है। जैसे अभी कहानी आपने सुना पथेर पंचाली में सरवजिया की बेटी दुर्गा कैसे मरी, ये कहानी में वहां पर उसको हटा दिया गया। अभी कहानी बताया गया कि मर गई, लेकिन कैसे मरी, कैसे मरी, उनके पिताजी कहाँ थे,
क्यों नहीं अभी तक वो जान सके कि हमारी बेटी मर गई और वो अभी कहाँ थे? ये सब उसमें कहानी में क्या कर दिया गया है? लोप कर दिया गया। ये सब आप जब लास्ट में देखेंगे तब पता चलेगा कि उनके पिताजी कहाँ गए थे, किस लिए गए थे और सरवजिया क्यों मरी थी। नहीं, अब देखिए, अब कोई फिल्म देखेगा, अब कोई फिल्म देखेगा इसको, तो उसको जिज्ञासा होगी, अरे आखिर ये दुर्गा मरी तो मरी क्यों? नहीं, क्या कारण हो सकता है मरने का? नहीं, आखिर उसके पिताजी को क्यों नहीं अभी तक मालूम हुआ? वो कपड़ा खरीद करके ले आए, आखिर उसको मालूम नहीं था तब ना ले आए, तो क्यों नहीं मालूम हो सका उनको? ये कहानी अब रोचक हो जाता है, नहीं रोचक हो जाता। अब आपको भी मन में अभी भी मन में जिज्ञासा होता होगा कि आखिर कहानी में दुर्गा मरी क्यों? क्या हुआ था उसके प्रति? नहीं देखिए, तब आप जानने के लिए आप उत्सुक हैं, आप सोच रहे हैं कि पूरा कहानी सुनिए लेते तो ठीक रहता। देखिए, कहानी को एकदम रोचक कहाँ बना दिया गया कि अब आपके मन में भी आता होगा कि पूरा कहानी सुनिए लेते तो हमको अच्छा लग जाता कि हम जान जाते कि नहीं। यही है फिल्म, ये कहते हैं कौन? सत्यजीत राय। तब जाकर के वो फिल्म ना ज्यादा सूट होता है, ज्यादा अच्छा लगता है कि अगला दृश्य क्या होने वाला ये आपको मालूम नहीं हो। अगर अनुमान आप लगा लेंगे कि अगला दृश्य ये आएगा, समझिए वो फिल्म अच्छा नहीं हुआ। अनुमान से अलग होता है, बिल्कुल भिन्न तरीके का होता है और वो भी एकदम सेटिंग से होता है, तब जाकर के वो फिल्म अच्छी होती है। ये सत्यजीत राय कहते हैं। चलिए जो भी है, अब देखिए अब फिल्म शूटिंग होती है, फिल्म में कई शॉट लिए जाते हैं, देखे होंगे मतलब दीर्घ शॉट, स्मॉल शॉट, है ना, ये सब लिए जाते हैं। और ये क्या होता है भाई? ये शॉट क्या होता है? शॉट का मतलब होता है, देखिए, जब आप ऊपर सिर से ऊपर का एक शॉट लेंगे तो इसको कहते हैं लॉन्ग शॉट। लॉन्ग शॉट का मतलब सिर से ऊपर का अगर केवल फोटो लिया जाए, जैसे मान लीजिए किसी चीज को खास दर्शाना होगा, किसी चीज को खास दर्शाना होगा, जैसे अभी देखिए, अभी सरवजिया जो है फूट फूट करके रो रही थी, तो उसका केवल चेहरे का फोटो लिया गया, ये हो गया लॉन्ग शॉट। नहीं, उसको चेहरा को दर्शाया गया कि मैंने देखिए ये हाव हाव कैसा है इसका। फिर उसके बाद उसका दृश्य किसका लिया गया? हरियर के मुंह का लॉन्ग शॉट लिया गया कि भाई ये देखिए इसका हाव हाव कैसा है, ये लॉन्ग शॉट हुआ। ठीक है ना? अब मिडिल शॉट क्या होता है सो देखिए, सिर से लेकर के जब हमारा कमर तक का शॉट लिया जाएगा, माने इतना सीन लिया जाएगा। अगर हमारी फोटो कहां तक लिया जाए? सिर से लेकर के कहां तक? कमर तक, तो ये हो गया मीडियम शॉट। ठीक है, और फिर शॉर्ट में पूरा पूरा लिया जाएगा, यानी पाँव से लेकर के सिर तक, तो ये हो जाएगा कि हमारा छोटा शॉट। ठीक है ना? यानी कहते हैं, कहने का अर्थ है कि फिल्म में कई तरह के शॉर्ट्स को जोड़ा जाता है। शॉर्ट्स माने कहने का अर्थ है दृश्य, दृश्य को जोड़ा जाता है। माने कोई चीज को खास को दिखाना जब होगा ना, खास चीज को, तो केवल उसको दर्शाया जाता है। किसको? उसी चीज को। अब जैसे देखिए, फिल्म में और सारी चीजें दिखाई जाती है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं, उदाहरण के लिए, कि जैसे मान लीजिए फिल्म में दिखाया जाता है कि एक चीज को दिखाया और उसको देखिएगा बार बार फोकस कर रहा है, बार बार फोकस कर रहा है, फिल्म में देखिएगा गौर करके, तब बार बार फोकस कर रहा है उस चीज को, इसका मतलब है कि वहां कुछ ना कुछ आगे घटना होने वाली है जो आपको याद दिलाएगी कि वो यहाँ पर घटना घटी थी। अब देखिए, अभी जब हरिहर आया था तो सरवजिया गई थी एक बार पानी लाने, एक बार खनाव लाने, अंगोछा लाने, पीढ़ा लाने, नहीं गई, 4 बार गई है, 4 बार आई है। क्यों? एक साथ तो लाई जा सकती थी ना, इसलिए जाती है कि ऐसा पता चल रहा है कि सरवजिया कुछ हरिहर को कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती है। मैं कैसे कहूं, इस बात को वहां पर थोड़ा सा लोप कर दिया गया है, लेकिन देखने से यह पता चल रहा है कि सरवजिया अब कुछ बोलने, अब आपको भी लगेगा, दृश्य देखेंगे फिल्म में तो आपको लगेगा कि सरवजिया कुछ हरिहर को कहना चाहती है, या आप ये भी सोच सकते हैं कि सरवजिया क्यों नहीं कह देती है कि हमारी बेटी मर गई है। नहीं, देखिए दोनों बात आपको मन में आता होगा, इसीलिए फिल्म को ऐसा दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, ताकि ताकि जो है वो क्या करते हैं, हरिहर जो है, मतलब वहां पर फिल्म में बार बार उनको शॉर्ट्स में दिखाया जाता है कि सरवजिया जो है इस तरह का भाव उत्पन्न करेगी। चलते हैं आगे। कभी कभी देखा जाता है कि एक दृश्य को दिखाया जाता है और बार बार उस दृश्य को दर्शाया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए फिल्म में देखे होंगे कि मान लीजिए कि एक नायक है, हीरो, हीरो जिसको हम लोग कह सकते हैं, और नायिका है, और दोनों का जब प्रेम भाव होता है, प्रेम भाव होता है, तो एक पहाड़ पर का फिल्म, एक कहीं बाग का फिल्म, जहां एक दूसरे से वह मिल रहे हैं, एक दूसरे के गोद में सोए हुए हैं, और इस तरह का दृश्य उनको दिखाया गया फिल्म में। लेकिन किसी कारण से या तो दोनों अलग हो जाते हैं या किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तब उस सीन को बार बार दिखाया जाता है। किसको? जहां हीरो और हीरोइन यानी कि जो नायक और नायिका हैं, जो जहां दोनों मिल रहे थे, उसको बार बार दिखाया जाता है फिल्म में। किसकी? कि ताकि वो ये बता रहा है कि उसे बहुत याद
आ रही है, नहीं आ रही है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पढ़ रहे हैं, अब यहाँ से लौट कर जाएँगे, फिर जब आएँगे हमारे दरवाजे से होकर के तो आप हमारे घर को देखेंगे तो याद आएगा कि अरे हम तो यहीं पढ़ते थे। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? फ़िल्म में यही दर्शाया जाता है। पहले तो हीरो, हीरोइन जो भी हैं, उनका प्रेम जब होता है तो उसको खूब सुंदर दृश्य से दिखाया जाता है, एकदम बहुत लगाव में, नज़दीकता में, उनके गोद में वो रस्सी रख कर के सो रहे हैं, बहुत तरह की बातें बता रहे हैं, प्रेम से, आइसक्रीम खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एकदम गोद उठा रहे हैं। नहीं, जब उसमें से एक का किसी का मृत्यु हो जाए या कोई कारण से दोनों अलग हो जाते हैं, तो क्या होता है कि जब उन्हें याद आती है ना तो उस दृश्य को बार-बार रिपीट किया जाता है। रिपीट किया जाता है, ऐसा क्यों? कि ये दर्शाता है उस जगह जहाँ पर वो गए थे, उस जगह पर कभी-कभी फ़िल्म में देखिएगा एक पेड़ में दोनों जब प्यार में थे, तो एक पेड़ में दिल का फ़ोटो बना कर के उसमें नाम लिख दिए थे आरएस, लिख दिए थे ना? अब देखिए, अब वो अब अलग हैं, तो वो जाएँगे तो वहाँ देखेंगे आरएस, उनको याद आता है, अरे भाई यहाँ पर हम लोग आए थे, मिले थे पहली बार यहाँ पर एक इशारा किए थे, नहीं किए थे। कहने का मतलब ऐसा है कि वो फ़िल्म का क्या करता है, एकदम रोचक बनाता है और ख़ास करके देखिएगा, वो फ़िल्म का जो शॉट होगा ना, वो थोड़ा-सा लॉन्ग शॉट होगा। लॉन्ग शॉट का मतलब कि वो दिल का फ़ोटो बार-बार दिखाया जाएगा एकदम फ़ोर जहाँ पर वो रहा था, उस जगह का वो फ़ोटो को बार-बार दिखाएगा, वो भी बड़ा-बड़ा फ़ोटो। बड़ी शॉर्ट में दिखाएगा माने कि खूब और कुछ नहीं केवल वो दिल्ली को दिखाएगा या जहां गोद में सोया हुआ उसको बड़ा फोटो में दिखाएगा। इसका मतलब है फिल्म बनाने में लॉन्ग शॉट का बड़ा महत्व है और शॉट खींचने का बड़ा महत्व है और शॉट खींचने का ही नहीं उनको एडिटिंग करने का बड़ा महत्व है। जब तक आप एडिटिंग नहीं करेंगे और हमारे लेखक जो हैं सत्यजीत राय वो सब कुछ थे, फिल्मकार थे, कहानीकार थे, तो अच्छी कहानियां भी लिखते थे, निर्माता भी थे। तो निर्माता का मतलब हुआ कि निर्माण भी करते थे और निर्देशन यानी लोगों को बताते थे कि ऐसे शॉट्स करने हैं। निर्देशन का क्या काम है? ऐसे शॉट्स करने हैं माने आपको यहाँ पर इस तरह का बालों की बनावट होनी चाहिए, इस तरह आपके चेहरे की बनावट होनी चाहिए, आपका कपड़ा इस तरह का होना चाहिए। नहीं, ये सब देने का काम कौन करते हैं? सत्यजीत राय बतलाते हैं। आज हमारे बीच सत्यजीत राय नहीं है, लेकिन उनकी फ़िल्म बहुत अच्छी है, याद रखेंगे। और फ़िल्म बनाने का काम कैसे-कैसे हुआ और फिर कैसे जोड़ा जाता है, ये बड़ी कठिन काम है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश किया है फ़िल्म बनाना, ठीक है? और आज के दौर में फ़िल्म अच्छी-अच्छी बनती है, बहुत अच्छी लागत से बनती है। चलते हैं, तो आज हमारी कहानी खत्म हुई चलचित्र। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।